अब आवाज वगैरह जा रही होगी सही से। ये जो मैं बात कर रहा हूँ जिस चैप्टर के बारे में, जिसका नाम आज सेट है, और हालांकि सेट के बारे में पहले भी मैंने बताया था कि सेट का मैंने बेसिक क्लास ले चुका था। ये जो सेट वाला चैप्टर है इसमें 3-4 चैप्टर कनेक्टेड है, जहां से कुल मिला करके 3-4 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। जो सारे चैप्टर का नाम ले रहा हूँ सब चैप्टर से एक एक एवरेज क्वेश्चन आपको रहेगा। अपना सेट है, रिलेशन है, फंक्शन है, साथ में आपका प्रोबेबिलिटी है। ये 4 चैप्टर है क्लास 11 का जो सेट से कनेक्टेड है। मतलब जिसको सेट के बारे में सही से आइडिया होगा वो रिलेशन के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, फंक्शन का भी सॉल्व करेगा और प्रोबेबिलिटी के भी। ये जो आपका चैप्टर है जिसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं, ये चारों चैप्टर को सॉल्व करेगा। यानी समुच्चय, इसके बाद संबंध और फलन, ये 3 चैप्टर हिंदी में कह सकते हैं। और चौथा अपना प्रायिकता, या सेट, रिलेशन, फंक्शन और प्रोबेबिलिटी, ये चारों चैप्टर्स कनेक्टेड है आपस में। तो ये चारों चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले होता है कि सेट का अगर आप बेसिक समझते हैं तो आप सवाल का जवाब कर पाइएगा। और अगर स्पेशली पटना वुमेन्स कॉलेज, अगर पटना वुमेन्स कॉलेज और बात की जाए अपनी पटना वुमेन्स कॉलेज में कि एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन सा इस चैप्टर में कमांड रखना है, क्या क्या चीजों पे, तो वो भी मैं देखिए आपको स्टार्टिंग में ही बताता हूँ, क्योंकि सेट का मैं पीडीएफ ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और ये मैथ वाले क्लास में या ये जो साइंस का जो क्लास है इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत कम भी करना पड़ता है। कारण है कि ऑलरेडी आप क्लास 12 में पढ़ करके आए हैं। तो क्लास 12 में पढ़ करके आए हैं, बस जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा बस एक बार आप रिवाइज कर लीजिए और बहुत सारा चीज आपको याद भी आ जाएगा, क्योंकि क्लास 11 और 12 में आप पढ़ करके आए हैं। और अगर फिर भी अगर विशेष दिक्कत हो तो फिर उसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा स्पेशल क्लास वगैरह को अरेंज किया जाएगा। तो सेट वाले अगर चैप्टर से अगर मैं बात करूं कि सेट में क्या क्या आपको आना चाहिए, तो सेट में आपको पता होना चाहिए सेट को पहचानने के लिए कि कौन सा सेट है या नहीं है। पहली चीज ध्यान से समझिएगा क्या क्या आपके लिए जरूरी है, और वो पीडीएफ दिया गया है, या आप इसके लिए आपके पास कोई भी सारा बुक भी होगा जो आप क्लास 11-12 में पढ़े होंगे। कोई केसी सिन्हा, कोई आर डी शर्मा, कोई आर एस अग्रवाल, बहुत सारे बुक्स आप पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेट्स के बारे में। यानी सेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेट में आपको पता होना चाहिए कि सेट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आता है टेस्ट में। आपका आता है टाइप्स ऑफ सेट से, यानी सिंगलटन सेट क्या है, इसके बाद इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्वल सेट क्या है, यानी टाइप्स ऑफ सेट के बारे में आना चाहिए। तीसरा चीज आपको सेट में आना चाहिए सबसेट के बारे में। सबसेट, प्रॉपर सेट, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछने का जो चांस बनता है पटना यूनिवर्सिटी में, या जो पहले पूछा है वो पूछता है बताइए अगर एक सेट के पास 3 एलिमेंट है, मान लेते हैं एक सेट हमारा 2, 3, 5 मिला करके एक सेट बनता है, और आपसे बात कर दिया जाए कि बताइए इसमें जो 3 एलिमेंट है इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। तो सबसेट कितना बनता है, सबसेट में प्रॉपर सबसेट कितना होता है, तो ये सबसेट और प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो कुछ ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए। यानी जो आपका सेट पर यानी समुच्चय पर जो कुछ फंक्शन होते हैं, जो जैसे आपका यूनियन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, या डिसजॉइंट होता है, या इंटरसेक्शन होता है, ये जो ऑपरेशन वाला पोर्शन है यहाँ से थोड़ा सा एमसीक्यू बनता है। और इसके बाद लास्ट एमसीक्यू बनता है कुछ लॉज पे, यानी सेट के कुछ लॉज होते हैं जिसमें है आपका डिमॉर्गन्स का लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, एडम्पोटेंट का लॉज है, एसोसिएटिव लॉज है। तो ये लॉज से बनते हैं। यानी सेट वाले चैप्टर में बात करें तो सेट आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, टाइप आपको पता होना चाहिए, इसके बाद सबसेट के बारे में पता होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट के बारे में पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कौन कौन है वो भी मैं भी बताऊंगा, और कुछ इसके लॉ के बारे में पता होना चाहिए। जो मैं आपको पीडीएफ दिया हूं उसमें सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये तीनों एक जगह है। जो जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ है, इसके सिवा आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर आप इतना चीज को भी कवर कर लीजिएगा तो सेट, रिलेशन, फंक्शन वाला चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। बात करते हैं सेट से, शुरुआत करते हैं। पीडीएफ आपको दे चुके हैं, बट देखिएगा सिंपल से मैं स्टोरी के फॉर्म में करके समझा रहा हूँ। सेट के बारे में बात की जाए तो हिंदी में समुच्चय कहते हैं, और अगर सेट के बारे में बात की जाए सेट होता क्या है, तो ये वेल डिफाइंड चीजों का कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सब ये समझ रहे हैं ना, या फिर हिंदी इंग्लिश को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के प्रॉब्लम में बताइए तो मैसेज दे दीजिए। सब कुछ समझ रहे हैं? यस सर, यस सर। हाँ, तो सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड करने का मतलब जो सब कोई समझ सके, ऐसा आप बात बोलिए कोई सब कोई समझ सके। जैसे अगर एग्जांपल बात की जाए, और आप जानते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर के साथ, चाहे ए बी सी डी एफ कुछ भी लिखिए, उसके एलिमेंट को लिखा जाता है मिडिल ब्रैकेट के अंदर। इस टाइप से आपको सेट को लिखा जाता है। और अगर एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए, मैं लिखता हूँ ए बी सी और इसको मैं इस तरीके से मिडिल ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ, तो ये एक प्रकार का क्या है, सेट है। इसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, क्योंकि इसको सब कोई समझ सकता है। इसके अंदर क्लियरली दिख रहा है ए है, बी है, सी है, ये सब कोई पढ़ सकता है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो जान जाएगा कि इसके अंदर ए है, बी है, सी है। मतलब हमने कलेक्शन किया
कलेक्शन। और ये जो सेट है, सेट कलेक्शन किस किस चीज का होता है? या तो हो सकता है नंबर का रहे, या हो सकता है अलजेब्रा का रहे, या कोई थिंग्स का रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, कुछ का भी कलेक्शन रहता है। मतलब इसके अंदर का जो मटेरियल है, इसके अंदर का जो एलिमेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, अलजेब्रा हो सकता है, ट्रिगो का फंक्शन हो सकता है। बस मेन चीज है कि सबको समझ में आना चाहिए। तो वेल डिफाइंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेल डिफाइंड के बारे में सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ आपको जो एग्जाम्पल देगा एमसीक्यू में, वो पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सेट नहीं है। तो आपको वेल डिफाइंड के बारे में पता होना चाहिए, तब आप समझ पाइएगा कि वेल डिफाइंड किसको कहते हैं और इसका कैसे हम लोग पता कर पाते हैं। सो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए, अगर मान लेते हैं एक लिखा सेट ए और यहाँ आपको कह दे गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। ये आप जो एग्जाम्पल है, ये आप ऐसे इस तरीके से मान लेते हैं, एक सेट है और सेट के बारे में कह रहा है कि गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया के बारे में। और ये एग्जाम्पल जो ये मैं भी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आपने क्लास 11 के लगभग हर बुक में आपको मिला भी होगा। तो ये जो गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया कहा गया है, तो गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया हो सकता है कि पीछे से सब जुड़ते हैं, दिक्कत होता है। तो सेट में अगर कह दे कि गुड क्रिकेटर्स, तो ये जो गुड क्रिकेटर्स का बात कहा गया है, ये हो सकता है सबके लिए अलग अलग हो। मतलब हो सकता है आपके लिए धोनी बेस्ट हो, किसी के लिए कोहली बेस्ट हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सबके लिए अलग अलग उसका बेस्ट है। तो ये गुड क्रिकेटर कहने से ये एक अच्छा कलेक्शन नहीं बन पाया, क्योंकि ये जो कलेक्शन है इसमें सबका अपना अपना चॉइस होगा। तो अपना अपना चॉइस है, इसका मतलब सबको समझ में ये बात आ नहीं सकता है, इसलिए ये सेट नहीं है। तो सेट के बारे में अगर बात की जाए, तो सेट का मतलब होता है कलेक्शन, बट वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सबको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आए। जैसे गुड क्रिकेटर्स कहिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब अगला आदमी, आप तो बोल दिए गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, अपने मन में आप रख लिए कि धोनी गुड क्रिकेटर्स है, कोहली भी गुड क्रिकेटर्स है, ये आप अपने मन में रख करके बता दिए। लेकिन आप अगले आदमी को लिख दिए गुड क्रिकेटर्स, तो हो सकता है वो अपने अकॉर्डिंग हरभजन सिंह को चुने या किसी और को चुने। तो वैसे सिचुएशन में जो आपका कलेक्शन है वो गुड वेल डिफाइंड नहीं होता है, वैसे सिचुएशन में उसे सेट हम लोग नहीं कहते हैं। तो सेट के बारे में आपको पहचानना चाहिए। और जो मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा उसमें आपको बताऊंगा, कुछ बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको पहचानना रहेगा कि ये सेट है या नहीं है। तो बताइए, सेट के बारे में आप समझ गए सेट क्या होता है? यस सर। सेट का मतलब वेल डिफाइंड। और अगर बात की जाए सेट के बारे में, मैंने आपको बताया सेट को, हाँ सर एक बार और बता दीजिए ना, हम थोड़ा लेट से ज्वाइन हुए हैं। गलती वही आपका है ना, ध्यान रखिएगा। सेट का मतलब वेल डिफाइंड चीजों का कलेक्शन। आज के लिए बस थोड़ा। अच्छा ठीक है, तो सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड करने का मतलब जो सब कोई आपके बात को समझ सके, जिसमें कोई कोड छुपा नहीं रहे। जैसे अगर लिख दे 2 3 A, तो ये 2 3 A सब कोई समझ सकता है, इसका मतलब ये सेट है। अगर कोई लिख दे गुड क्रिकेटर्स, बैड क्रिकेटर्स, या ऑल नंबर्स लिख दे, तो फिर ये कंफ्यूजन का बात हो जाएगा, ऑल नंबर्स में क्या क्या का डिस्कस कर रहा है। या तो ये सारा क्या हो जाएगा, मतलब जो आपको समझ में नहीं आए वो समझ लीजिए सेट नहीं है। जो आपको लग रहा है कि नहीं ये क्लियर है, वो सेट है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सेट के बारे में बात की जाए तो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। सेट का रिप्रेजेंटेशन होगा कैपिटल लेटर से। सेट के अंदर का जो होता है मटेरियल, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। जैसे अगर ए बी सी है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये इसका एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट है। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, ये आपका क्या है, इसका एलिमेंट कहलाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं सेट का कार्डिनल नंबर। अगर आपसे पूछे बताइए सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, तो इसके इसमें क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट क्या होता है, यहां तक समझे। आगे देखे सेट्स को लिखते कैसे हैं। सेट्स को लिखने का क्या तरीका है, तो सेट्स को लिखने का दो तरीका है। क्या आपका, एक आपका है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक अपना क्या है, टेबुलर फॉर्म। दोनों तरीके से है, दो तरीका है, सेट बिल्डर है और इसका एक अदर नाम रोस्टर भी होता है। तो आप जाने सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर मान करें कि एक हमारा ए है, ए को हम लिख रहे हैं ABCDE, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये मैंने डायरेक्ट चीजों को क्या कर दिया, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। और अगर इसको मैं कोई लैंग्वेज में, मतलब अगर मैं इसको कोई कोड में लिख दूं, जैसे अगर मैं लिख दूं इस तरीके से कि ऑल वोवेल्स, तो यहाँ मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे एक प्रकार का मैंने कोड दे दिया। क्योंकि ऑल, जो भी आदमी वोवेल्स के बारे में वो जान, जो भी आदमी
वोवेल्स के बारे में जानेगा वो समझ जाएगा कि ऑल वोवेल्स लिखा है, इसका मतलब ए बी सी डी ई के बारे में ही बात कर रहा है। तो दोनों सेट का सेम ही मतलब है, बट इसमें बिना कोड के, इसमें कोड के साथ है। तो इस तरीके से दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, टेबुलर है या सेट बिल्डर है, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको मैं बेसिक बता करके जो क्वेश्चन पूछता है वहां तक मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई कि सेट को लिखते कैसे हैं। अब टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं, तो सेट्स का क्लासिफिकेशन होता है नंबर्स के बेसिस पे, यानी ये जो आपका मिडिल ब्रैकेट है इसके अंदर का जो एलिमेंट होगा, अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम लोग नल सेट करते हैं, या उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। अगर एक सेट होता है तो उसको हम लोग सिंगलटन सेट करते हैं। 2 3 4 अगर इनफिनाइट होता है तो इनफिनाइट सेट, अगर आपका कुछ लिमिटेड हो तो फिनाइट सेट। तो इस प्रकार से हम लोग अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल में अगर आपको एंट्रेंस के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूछेगा टाइप्स ऑफ सेट से, और ऊपर मैंने बताया था सेट से, यानी सेट आपको कहेगा पहचानिए सेट है या नहीं है, और दूसरा आपसे पूछेगा कि ये कौन सा सेट है। तो चलिए वो वाला पीडीएफ देख लेते हैं, जो पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया है। आप लोग ने ग्रुप वाले पीडीएफ को देखा है सेट वाला? सर ये फर्स्ट ही ना करवाए हैं चैप्टर आप? हाँ, सेट का पहले बताए थे, लेकिन वो ऑनलाइन यूट्यूब पे था, ठीक है, उसको अपलोडेड मोड में रखे थे, तो मे भी सबको समझ में आया होगा या नहीं भी आया होगा, तो इसलिए इसको इसमें लाइव में हम बता करके फिर हम चल रहे हैं अपने लास्ट स्टेज तक, आ रहे हैं जल्दी से। ये था सेट से रिलेटेड पीडीएफ। सेट के बारे में बता चुके थे, इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा अपना होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब कहने का मतलब अगर आप उसका प्रॉपर्टी लिख देते हैं, प्रॉपर्टी करने का मतलब अगर उसको कोड में लिख देते हैं, जैसे बताया थे ऑल वोवेल लिख दिए, तो या मैंने क्या बता दिया, या मैंने यहाँ मैंने प्रॉपर्टी बता दिया, वोवेल का प्रॉपर्टी बता दिया कि सारे वोवेल्स, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सेट बिल्डर। और डायरेक्ट मैंने अगर ए बी सी डी ई अगर सॉरी अगर मैंने ए ई क्या था, वोवेल क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, अगर ऐसे मैंने लिखा तो ये क्या हमारा रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, तो टाइप्स ऑफ सेट के बारे में मैंने आपको बता रहा था कि टाइप्स ऑफ सेट में ध्यान रखना है। सबसे पहला एम्पैटी सेट, अगर इस तरीके से खाली लिख दिया जाए, मतलब अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, तो ये हमारा एम्पैटी सेट कहलाता है। एम्पैटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, या इस प्रकार से डायरेक्ट मिडिल ब्रैकेट लिख करके, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये आपका कौन सा सेट है, एम्पैटी सेट है। इसके बाद अगर बात की जाए सिंगलटन सेट के बारे में, तो अगर अंदर में एक एलिमेंट है, मान लेते हैं अगर ए है, ये कैसा है, सिंगलटन सेट है, यानी एक एलिमेंट वाला सेट है। अगर इसके अंदर का एलिमेंट फिक्स है, जैसे ए बी सी डी, इस तरीके से लिख दिया, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट आपको दिख रहा है, एलिमेंट फिक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा फिनाइट सेट। वही अगर आपका एलिमेंट फिक्स नहीं हो, जैसे अगर लिख दे 1 2 3 4 5 एंड अप टू दे दे, तो ये कहां तक जाएगा ये आपको भी पता नहीं है, तो इस प्रकार का सेट को हम लोग कहते हैं इनफिनाइट सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में आपको ध्यान रखना है सिंगलटन सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। इक्वल सेट के बारे में बात की जाए तो कहता है कि दो सेट मान लेते हैं, अगर हमारे पास ए और बी है, ये मान लेते हैं एक सेट हमारा ए है, एक सेट हमारा बी है, ये जो दोनों सेट है इक्वल कब कहलाता है, जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और जो ये जो इसके अंदर मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, और ये हमारा एक एलिमेंट है, डी है, सी है, इसके बाद हमारा बी है और ए है, इस तरीके से समझते हैं। तो इस दोनों सेट में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, सेम इसमें जो एलिमेंट है ए, इसमें भी ए है, इसमें भी है, मतलब अगर एलिमेंट साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट सेट के बारे में बात की जाए तो अगर दोनों का एलिमेंट का नंबर सेम रहे, जैसे अगर एक हमारे पास ए सेट है जिसमें अगर 6 एलिमेंट है, मान लेते हैं ए है, 4 है, सी है, डी है, ए 4 सी डी से बना एक सेट है, और एक बी हमारा सेट है 2 5 6 7। तो इस केस में देख रहे हैं कि इसके अंदर भी 4 एलिमेंट, इसके केस में भी 4 एलिमेंट, तो दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट साथ साथ में जो एलिमेंट उसके अंदर का है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, मतलब एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट के बारे में समझ गए होंगे, यहाँ तक समझ गए बात, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो ये टाइप्स ऑफ सेट तक हम टाइप्स ऑफ सेट तक हम पहुंचे। क्वेश्चन कहां से पूछेगा, सेट को पहचानने के लिए आपको आना चाहिए टाइप्स ऑफ सेट से पूछेगा कि बताइए ये इक्वल सेट है या नहीं है, ये आपसे पूछ सकता है, या तो पूछ दे आपसे कि इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के चक्कर में रह जाए, आपसे दे दे कि tan phi और cos थीटा, और एक आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 2 और 5, पूछ दे आपसे कि बताइए एक सेट का नाम है ये बी और इस सेट का नाम है ए, आपसे पूछ दे कि बताइए ए सेट और बी सेट इक्विवेलेंट सेट है या नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा, इक्विवेलेंट है या नहीं। है सर।
हाँ, तो इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, और अगर इक्वल सेट के बारे में बात किया तो इक्वल सेट नहीं है। तो इस तरीके से थोड़े से क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किया जा सके तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन का जितना भी प्रैक्टिस है मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में दूंगा, तो आप वहां से कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं अब, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब आप टाइप ऑफ सेट से बढ़िएगा तो आपका आएगा सबसेट से क्वेश्चन, यानी आगे जो क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा जो पटना यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है नंबर ऑफ सबसेट से, यानी कितना सबसेट बनता है। अगर सबसेट के बारे में बात किया तो सबसेट का सिंपल सा मतलब होता है उप समुच्चय, और अगर मैं सबसेट के बारे में बात करूं तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास सेट ए है, और ए सेट को मैंने लिख दिया 2 3 5, ठीक है, मैंने लिख दिया 2 3 5। और एक हमारे पास दूसरा सेट है जो कि हमारे पास मान लेते हैं कि 3 और 5 इसमें है। इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो बी वाला जो सेट है इसमें जो एलिमेंट 3 और 5 है वो किस में है, ए में है, दिख रहा है ना। इसका कहने का मतलब होता है कि बी क्या है हमारा, इस केस में कहने का मतलब क्या हो गया कि बी का जितना भी एलिमेंट आपको दिख रहा है वो किस में है, ए में है। इसका मतलब बी क्या है, ए का सबसेट है। तो सबसेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे में एक इक्वल का एक देते हैं और यहाँ पे इस टाइप के सबसेट का रिप्रेजेंट, यानी बी का जो सारा एलिमेंट है वो किस में है, ए में है। ऐसे सिचुएशन में बी हमारा क्या कहलाता है, इसका सबसेट कहलाता है। बी हमारा क्या कहला जाएगा, सबसेट कहला जाएगा। ध्यान रखना है, तो सबसेट आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन अगर बने इस तरीके से, मान लेते हैं क्वेश्चन बन जाए कि tan 5 और 5, और आपसे एक सेट दे दिया जाए 5, आपसे पूछे बताइए ये जो 5 वाला सेट है ये इसका सबसेट है कि नहीं, तो आपको बोलना चाहिए सबसेट है, क्योंकि जितना भी एलिमेंट ये नीचे वाला जो सेट है इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब क्या है, ये सबसेट है। तो सबसेट आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। सबसेट के बारे में भी बताया गया, सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे ये भी आपको पता है। सबसेट में थोड़ा सा और कुछ ध्यान रखना है नोट पॉइंट के बारे में, कि जितना भी सेट है वो अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जितना भी सेट है वो क्या है, अपने आप का सबसेट है। जैसे अगर एक आपसे दे दिया जाए a बराबर 2 5 और आपको लिख दिया जाए एक और सेट 5 2, आपसे पूछा जाए क्या बताइए 2 5 का ये जो 2 5 वाला सेट है क्या इसका 5 2 वाला सेट सबसेट होगा, इसका मतलब सबसेट होगा, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। साथ में आपको ध्यान रखना है इम्पैटी सेट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी क्या होता है, सबका सबसेट होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे करके, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन आएगा कि एवरी इम्पैटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ट्रू है, फॉल्स है, या बोथ है, या नॉन ऑफ दिस है। तो आप बताइएगा ये क्या है आपका एवरी इम्पैटी सेट क्या होता है, सबसेट होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर में n। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे बात कर दी जाए कि मान लेते हैं एक सेट है, सेट का नाम है 2 3 5 और c, ये 4 एलिमेंट मिलाकर के एक सेट बनता है। तो आपको बताना है कि इसका क्या क्या सबसेट होंगे, मतलब नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, n जहां नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 4 किए तो 2 का पावर 4 कीजिएगा तो कितना आंसर हो जाएगा 16, यानी इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। क्वेश्चन आपका सबसेट से यही आएगा, नंबर ऑफ सबसेट के बारे में। हो सकता है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा। जनरली पिछले बार जो क्वेश्चन पूछ चुका है पहले के टाइम में दिया था एक सेट है, सेट में 10 एलिमेंट है, तो बताइए नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा। तो नंबर ऑफ सबसेट आपको पता होना चाहिए, चाहे इस तरीके से भी क्वेश्चन ट्रिकली करने के लिए या थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सके। मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे z+2 या z+i, कुछ भी दे दे आपको नंबर, कॉमा कॉमा करके दे दे, तो आपका बस इतना ही काम होता है कि आप एलिमेंट को गिन लीजिए कॉमा से पहले। मतलब आपको पता है कि जो सेट होता है, सेट के अंदर जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो कॉमा से अलग होते हैं, तो कॉमा करके गिन लीजिए कि कितना एलिमेंट है, और जितना एलिमेंट गिनते हैं उसको 2 का पावर n बैठा दीजिए, जितना आंसर आता है वो आपका नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट आपको पता करने के लिए आ गया होगा, चाहे आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दे, नंबर ऑफ सबसेट आपको पता हो जाएगा ना, चल जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो बस आपको नंबर ऑफ सबसेट के बारे में यहाँ से ध्यान रखना है, नंबर ऑफ सबसेट पकड़ने के लिए सीख जाइएगा, तो यहाँ तक आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं सेट में। इसके बाद सबसेट से आगे बढ़ते हैं, तो एक आता है पावर सेट, ठीक है। सबसेट से आगे बढ़ रहे हैं, पावर सेट के बारे में मान लेते हैं। एक आपका पावर सेट को समझाते हैं आपको। मान लेते हैं एक मैंने सेट लिखा A, और इसमें आपका है A और B, ये कितने एलिमेंट का सेट है, 2 एलिमेंट का सेट है,
और अगर इसके सबसेट के बारे में बात किया तो क्या क्या सबसेट होगा, अगर मैं साइड में पहले कैलकुलेट कर दूंगा नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो चूंकि 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर 2 यानी 4, यानी कितना इसका सबसेट बनेगा 4। क्या क्या बनता है आप सबसेट बनाने के लिए भी जानते होंगे, आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ दिया जाए कि बताइए ये उसका सबसेट है या नहीं, तो सबसेट तो पहुंचाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो एलिमेंट है वो होना चाहिए, अगर नहीं है तो सबसेट नहीं है। अगर इसके सबसेट के बारे में बात की जाए तो हम जानते हैं कि जितने भी सारे सेट है सबका फाई एक सबसेट होता है, तो पहला सबसेट तो फाई हो जाएगा, पहला सबसेट फाई हो गया। फाई को आप इस तरीके से लिख सकते हैं या बिना इसके साइन इस तरीके से लिखेंगे। आगे इसका क्या हो जाएगा, हो सकता है एक एलिमेंट से बना सेट हो, ये भी क्या इसका सबसेट है। आगे हो सकता है कि सिंगल और भी एलिमेंट है, तो ये भी इसका क्या है सबसेट है। और तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, ए और बी। ये इसके कितने हैं, इसके कितने सेट है, 4 सबसेट है। एक तो अपना फाई, एक अपना ए से बना सेट, एक अपना बी से बना सेट, और एक अपना जो चौथा है वो ए और बी दोनों को मिला करके बनाया गया सेट। तो आप देख रहे हैं इसके सबसेट के बारे में बताया कि 4 सबसेट है, और आपको चारों सबसेट दिख भी रहा होगा। और अगर ये चारों सबसेट को मिला करके एक सेट बना दिया जाए, जैसे यहाँ का जो जितना भी आपको 1 2 3 4 एलिमेंट दिख रहा है, अगर इस चारों एलिमेंट को इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर रख दे, मतलब सेट के अंदर रख दे, तो ये हमारा क्या कहला जाता है, पावर सेट कहला जाता है। तो पावर सेट के बारे में आप समझ गए होंगे, सबसेट से बना हुआ सेट हमारा पावर सेट कहलाता है। तो अगर आपसे पूछ दे पावर सेट क्या है, तो पावर सेट होता है सेट ऑफ सबसेट, यानी सबसेट से जो आप सेट बनाइएगा वही हमारा पावर सेट कहलाएगा, ध्यान रखना है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पावर सेट का एलिमेंट कितना होगा, तो इसका भी एलिमेंट का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। ध्यान आपको रखना है, पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर में n। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे इस केस में अगर हमारा एलिमेंट 2 का, अगर मेरा एलिमेंट मान लेते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि ए और बी है, तो ए और बी से जितना सबसेट बनेगा, तो सबसेट क्या क्या बना था मैंने बताया था, 5 बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, इसके बाद ए और बी दोनों मिला करके बनेगा। ये क्या हो गए, ये सारे सब सबसेट हो गए। ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। ये चारों किसका सबसेट है, इसका है। तो अगर ये जो चारों जो सबसेट है, अगर हम लोग इससे अगर एक सेट बना देते हैं, तो जो रिजल्टेंट हमें सेट मिलता है उसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं। अगर बात की जाए पावर सेट का एलिमेंट कितना होता है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। जैसे अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि ए और बी दो एलिमेंट है, तो बताइए इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो पावर सेट में इसका भी एलिमेंट होगा 2 का पावर n। यानी जो सबसेट का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला होता है पावर सेट का भी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस हिसाब से, 4 आपके इसके 4 इसके क्या होंगे सबसेट, यानी 4 इसके क्या होंगे, पावर सेट में एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट के बारे में समझ गए होंगे। पावर से आगे बढ़े, पावर सेट से। यस सर। पावर सेट तक यहाँ चुका है। जो भी एमसीक्यू बनता है सारा का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको हम बताते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पावर सेट के बारे में आप टाइप ऑफ सेट जान चुके हैं, पावर क्या कहते हैं, पावर सेट के बारे में जान चुके हैं। सबसेट में एक बात का और ध्यान रखना है, सबसेट में एक चीज का और ध्यान रखिएगा, प्रॉपर सबसेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट के बारे में नाम सुने हैं, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि सबसेट कहलाता है एक सबसेट, और सबसेट लगाए गए तो बहुत ज्यादा सबसेट। जैसे इस केस में समझिए, ये आपका ए और बी के बारे में बात कर रहे थे, तो ए और बी का क्या क्या सबसेट बनेगा आपको पता है। ए और बी का सबसेट बनेगा 5, इसका बनेगा फिर ए, फिर बन सकता है आपका बी, फिर बन सकता है दोनों को मिला करके ए और बी। इतना क्या बना, सबसेट बना। प्रॉपर सबसेट कहलाने का मतलब होता है कि सारे सबसेट बट उसको छोड़ करके, जैसे अगर आप इसमें लेते हैं ये क्या है, ए और बी है, तो ए और बी वाला सबसेट छोड़ दीजिए। जैसे इसमें क्या है, इसका सबसेट क्या क्या हुआ, 5 ए बी, और साथ में ए बी हुआ। तो अगर आप इसको छोड़ देते हैं, अगर आप इसको हटा देते हैं, तो जितना बचता है वो इसका क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो इसके प्रॉपर सबसेट, इस सेट का ए और बी दो एलिमेंट वाले सेट का प्रॉपर सबसेट कितना होगा, 3। तो यही आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर सबसेट के फॉर्मूला होता है 2 का पावर n-1। अगर कह दे कि 10 एलिमेंट किसी सेट में, बताइए उसके प्रॉपर सबसेट में कितना एलिमेंट होगा, तो इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो 2 का पावर 10-1, 2 का पावर 10 होता है 1024, सब्ट्रैक्शन 1 कीजिएगा तो इसका प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा, 1023। तो प्रॉपर सबसेट के बारे में पूछ सकता है कि बताइए प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो सबसेट में ये जो सेट वाला चैप्टर है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक तो आपको सबसेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितना सबसेट बनता है, दूसरा आपको पता होना चाहिए प्रॉपर सबसेट कितना बनता है, तीसरा आपको पता होना चाहिए कि पावर सेट में एलिमेंट कितना होता है।
ये आपको पता होना चाहिए। 3 बातें आपको इस फॉर्मूला में आपको पता होना चाहिए। ऊपर सेट के बारे में आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, टाइप्स ऑफ सेट आना चाहिए। इतना चीज मैं आपको बताया हूं जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आपका उठेगा। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो फिर मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में। ऑपरेशन ऑन सेट करने का मतलब 2 सेट के बीच में हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, या समझ सकते हैं अगर 2 सेट के बीच में अब हम लोग कुछ बातों का ध्यान रख के अगर हम लोग कलेक्शन को और बड़ा करते हैं तो यही हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट कहलाता है। जैसे कहने का मतलब मान लेते हैं ए हमारे पास एक सेट है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स लिखा गया मतलब 2 या 2 से ज्यादा सेट्स। ये बात समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास ए है, बी है, ये हमारा एक सेट है, बी हमारा एक सेट है, मान लेते हैं 2 और 3 है। तो अगर ये दोनों सेट के बीच में अगर हम कुछ काम करते हैं, जैसे हो सकता है यूनियन करने का मतलब अगर दोनों का हम कलेक्शन एक जगह करते हैं तो ये हमारा यूनियन कहलाता है। अगर दोनों में हम लोग कॉमन खोजते हैं तो ये हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। मतलब अगर 2 सेट के बीच में कुछ काम करते हैं, ऑपरेशन का मतलब ये होता है काम करना, या संक्रियाएं हिंदी में कहते हैं, मतलब कुछ फंक्शन करना, कुछ काम करना। तो अगर आप 2 सेट के बीच में कुछ काम करते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेशन कहलाता है। तो ऑपरेशन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? ऑपरेशन में आपको यूनियन ऑफ सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, साथ में आपको इंटरसेक्शन के बारे में ही मोटा मोटी तौर पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही से क्वेश्चन पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में पूछेगा। तो बस आप इतना याद रखिएगा। और मान लेते हैं इतना याद क्या रखिएगा कि यूनियन का मतलब क्या होता है। तो यूनियन का मतलब होता है सबको एक जगह कलेक्शन कर दीजिए। जैसे एक सेट लिखा है ए बी और एक हमारा बी सेट लिखा है, मान लेते हैं कि 3 और 4, इस तरीके से लिखा है। अगर आपसे पूछे कि बताइए ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी करने का मतलब ए और बी दोनों का कलेक्शन एक जगह कर दीजिए। तो कलेक्शन करने के लिए पहले स्टेप का साइन देते हैं। आप कलेक्शन कर रहे हैं ए बी 3 और 4, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका यूनियन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सेट लिखने के टाइम में एक और चीज, सेट में कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आपसे यही पूछेगा, मान लेते हैं एग्जांपल में दे देगा, जैसे इस पे सेट में कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। कहने का मतलब मान लेते हैं ए बी और यहाँ पर भी 3 दे दिया जाए तो इसका जो कलेक्शन होगा वो होगा ए बी 3 4 ही। ऐसा नहीं कि ए बी 3,3, ऐसा कभी भी नहीं। सेट में कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, इससे कभी भी रिपीटेशन आप कीजिएगा नहीं। अगर रिपीटेशन कीजिएगा तो वो आपका सेट रहेगा नहीं और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सेट कभी भी रिपीटेशन को अलाउड नहीं करता है। सेट में पोजीशन मैटर नहीं करता, मतलब ये 3 को आप आगे भी रख सकते हैं, एक को आप पीछे भी कर सकते हैं। ये सेट के 2 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिक प्रॉपर्टीज सेट का क्या है, तो सेट का बेसिक प्रॉपर्टीज है कि रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड, एंड सेकंड क्या है कि पोजीशंस आर नॉट इन माइनर, पोजीशंस का ध्यान नहीं रखा जाता है और रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। यहां तक समझ में आ गया ऑपरेशन और सेट्स के बारे में? ऑपरेशन और सेट में ये जो आपका इसका जो कह सकते हैं जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए और इसका मतलब क्या है। यानी ये जो आपका लिखता है ए और बी का जो ये जो एक्सप्रेशन फॉर्मूला है, इसको आपको याद होना चाहिए। एक्सप्रेशन करने का मतलब ये देखिए किस फॉर्म में लिख रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा है कि ए यूनियन बी में लिख रहा है कि एक्स एक एलिमेंट है जिसमें आपको बता रहा है कि एक्स, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स, जिसमें बता रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए। और का मतलब होता है साथ में, और का मतलब होता है साथ में, ध्यान रखना है। कह रहा है कि x एक एलिमेंट है जो बता रहा है कि जहां x बिलोंग कर रहा है a में, साथ में x बिलोंग कर रहा है b में भी। इसका क्या मतलब होता है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये जो इसका एक्सप्रेशन है यूनियन के लिए, ये आपको याद होना चाहिए। तो यूनियन का सिंपल सा एक्सप्रेशन है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड नहीं, और मतलब कि साथ में x ऑल्सो बिलोंग्स टू b। तो x ये जो एलिमेंट है ये किसमें किसमें बिलोंग कर रहा है, ए और बी में। ये इसका एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेम एज इंटरसेक्शन के बारे में क्या कहता है, इंटरसेक्शन के बारे में कहता है कि x इज ए एलिमेंट सच दैट, इस तरीके से कि x a में है और x b में भी है। ये कहता है x a में है और x b में भी है, ये कहता है। और ये कहता है कि x a में है और साथ में x b का भी, मतलब इसमें कहता है कि x a का भी मटेरियल है और x b का भी मटेरियल है। बट इसमें कहता है x a का मटेरियल है और x a का मटेरियल है, साथ में x b का मटेरियल है। इसको इस तरीके से समझिएगा, जैसे इस केस में अगर 2 3 5 6 से बना है ये एक सेट, मतलब ये जो आपका a यूनियन b बना है, मान लेते हैं कि 2 3 5 6 है, और यहाँ पे a जहां सेट है 2 3 और यहाँ पे b है, मान लेते हैं कि 3 5 6, 3 5 में 6। तो इस दोनों को a और b का अगर यूनियन कीजिएगा तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, 2 3
और 3 यहाँ आ चुका है पहले से, तो 3 को रिपीट नहीं कर सकते, 5 6 ये इसका यूनियन है। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखता है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब यही हो जाएगा कि ये जो आपका एलिमेंट है, यानी ये जो जितने भी सारे आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, ये कहाँ से लिए गए? एक तो आपका a से लिया गया है और एक आपका कहाँ से लिया गया? b से लिया गया। इसका मतलब ये होता है, जबकि अगर आप इसका इंटरसेक्शन कीजिएगा, ए और बी का अगर आप इंटरसेक्शन कीजिएगा तो दोनों में कॉमन क्या है ये आपको खोजना पड़ता है। तो दोनों का कॉमन क्या है? 3। और यहाँ जो लिखा है ये आपका एक्सप्रेशन, इसका मतलब है एक्स ए में भी है और ये जो आपका एक्स लिखा गया है वो बी में भी है। तो ये जो आपका 3 लिखा गया है ये ए में भी है और ये जो 3 लिखा गया है ये कहाँ है? बी में भी है। जबकि यहाँ मतलब होता है कि एक्स ए से भी लिया गया है और एक्स बी से भी लिया गया है। तो ये दोनों में डिफरेंस को रखिएगा और यही आपसे पूछ भी सकता है कि ए यूनियन बी का एक्सप्रेशन क्या है और ये ए इंटरसेक्शन बी का एक्सप्रेशन क्या है। तो एक्सप्रेशन का मतलब समझ गए, कैसे सेट का यूनियन बनाते हैं और साथ में आपका सेट का कैसे इंटरसेक्शन बनाते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ भी आसान है, सेट के बारे में यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं। इसके बाद कुछ और भी ऑपरेशन दिए गए जो कि उतना यूजफुल है बट आपका सिंपल है। डिसजॉइंट सेट के बारे में कहता है कि अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो ये क्या कहलाता है? डिसजॉइंट सेट कहलाता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए, एक लिख दिया जाए ए बराबर लिख दिया जाए ए और बी, और एक आपका बी सेट बना दिया जाए 3 और 4, आपसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है, तो आपको कहना है हाँ, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाए? 5, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं रहे। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों सेट को क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। डिसजॉइंट सेट के बारे में याद रखना है। इसके बाद सेट का आपको डिफरेंस लेने के लिए आना चाहिए। सेट का डिफरेंस कैसे लेते हैं ये समझिए। मान लेते हैं एक सेट हमारा लिखा गया है 1 2 5, 1 to 5 एक लिख दिया जाए और एक आपका सेट लिख दिया जाएगा b इज इक्वल्स टू में 5। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बताइए a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी मतलब दोनों सेट का डिफरेंस लीजिए। तो इसका कहने का मतलब होता है कि जो b वाला है आप उसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको ले लीजिए। तो इसमें b में क्या है? 5, तो 5 को आप छोड़ दीजिए, बाकी सब ले लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? a माइनस बी का 1 और 2। तो यही ध्यान रखना है कि a माइनस बी लिखता है, इसका कहने का मतलब a 1 में तो बिलोंग कर रहा है बट ए आपका क्या होना, बट एक जो आपका एलिमेंट है वो आपका बी में बिलोंग नहीं करे। जैसे ए माइनस बी से जो लेकर के जो हमने सेट बनाया वो क्या बना हमारा? 1 2। तो आप 1 2 के बारे में देखिए, 1 2 ए में तो आ रहा है बट ये 1 2 क्या है? बी में नहीं आ रहा है। इस एक्सप्रेशन का यही मतलब होता है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? तो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल से समझ जाइएगा। अगर आपको ए लिख दे, ए बता दे, बी बता दे, आपको अगर ए माइनस बी फाइंड करना रहे या बी माइनस ए फाइंड करना रहे तो आप फाइंड कर लीजिएगा ना। यस सर। ठीक है, तो ए माइनस बी और डिफरेंस ऑफ सेट भी आप पता कर लीजिएगा। डिफरेंस ऑफ सेट के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बात की जाए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहता है कि किसी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरीके से डॉट का एक साइन देते हैं ऊपर में। और अगर कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग का रिप्रेजेंट करना है, यानी कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात किया जाए, तो मान लेते हैं एक हमारा यूनिवर्सल सेट के बारे में जानते हैं, मतलब सब मिला करके जो सेट बने। जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है और इस सेट में इस सेट से एक सेट बना है 1 2, इस सेट से एक सेट बना है 1 2, इस सेट से एक सेट बना है 1 2, इस सेट से और दूसरा कुछ भी सेट बना है, मान लेते हैं 3 4। तो अगर आपसे बात की जाए बताइए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, मतलब इस टाइप का आपको एक प्रकार का स्कूल में कॉमन मिल जाए तो पूछे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है वैसा एलिमेंट जो ए में बिलोंग क्या करे? नहीं करे, उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ए में क्या क्या बिलोंग नहीं कर रहा है? ए में 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 के अलावा इसमें क्या क्या नहीं बिलोंग कर रहा है? 3 4 5 6। तो इसका ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 3 4 5 6। यानी अगर आप यूनिवर्सल सेट से ए को घटा देते हैं तो उसका क्या मिलता है? आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात किया जाए तो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट से बी को घटा दीजिए, जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये हो गई बात कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यही सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट तो क्या बनता है? यूनियन बनता है। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट पाई बनता है। तो आवाज यूज कर लीजिए, किनका हो रहा है डिस्टर्बेंस? आवाज को म्यूट कर लीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में अब ध्यान रखना है आपको। आवाज को म्यूट कर लीजिए, ऐसे दिक्कत होता है।
तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे बताया गया, तो भाई प्रॉपर्टीज को आप याद कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिंपल है, ये सब याद करने वाला है, देख करके ही आपको याद हो जाएगा। या अगर आप सही से कॉम्प्लीमेंट को समझ जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। सिमेट्रिक वगैरह से होता नहीं। अब यहाँ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ लॉज के बारे में, तो ध्यान रखते हैं एक एक करके लॉज के बारे में। सबसे पहला आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर आप किसी का यूनियन उसी के साथ कीजिएगा तो आंसर आपको वही मिलेगा। जैसे अगर ए का यूनियन ए के साथ कीजिएगा तो ए ही मिलेगा, इंटरसेक्शन कीजिएगा फिर भी आपका ए मिलेगा। दूसरा आइडेंटिटी लॉ याद रखना है कि ए का यूनियन अगर आप फाइव के साथ कीजिएगा तो रिजल्ट आपको ए ही मिलेगा। अगर आप ए का यूनियन किसी के साथ कर रहे हैं यू, ए का इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा है, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, यू, यू मतलब यूनिवर्सल से, तो आंसर आपको ए ही मिलेगा। यहाँ कर ये सब बेसिक लॉज है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉज यहाँ से ध्यान रखना है एसोसिएटिव लॉ। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरीके से पूछ दिया जाए, बताइए इसका मतलब क्या होता है। 3-4 ऑप्शन आपको दे दिएगा कंफ्यूज करने के लिए। इसका सही मतलब ये होता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, सेट से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल में या उसके पहले में, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट डिमॉर्गन्स का लॉ है। डिमॉर्गन्स का लॉ लगभग जितने भी सारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, बोर्ड के एग्जाम में डिमॉर्गन्स के लॉ के बारे में पूछा भी जाता है, और डिमॉर्गन्स के लॉ के बारे में आप पढ़े भी होंगे। डिमॉर्गन्स का लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, क्लास 12 में भी डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में पढ़ा गया है। साथ में आपको प्रोबेबिलिटी वाला भी चैप्टर में डिमॉर्गन्स लॉ का यूज होता है, इसे याद रखिएगा। डिमॉर्गन्स का लॉ क्या कहता है, डिमॉर्गन्स का लॉ कहता है कि अगर आप ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इसका सही आंसर होता है ए कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन में यूनियन चेंज होता है इंटरसेक्शन में, और यहाँ क्या हो जाता है बी कॉम्प्लीमेंट। सेम तरीके से कहता है अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी ये जो आपका इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज करता है, यूनियन आपका इंटरसेक्शन में चेंज करता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो लॉज है, लॉज के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इतना ही होता है सेट वाले चैप्टर से। यानी अगर ए यूनियन बी का अगर नंबर पता करना रहे तो नंबर का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ए यूनियन बी अगर आपको पता करना रहे तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूला के बारे में ऑलरेडी आप पढ़े भी होंगे और पहले इस पर क्वेश्चन बनाए भी होंगे। हालांकि टेस्ट में इस पर कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो वहां से जब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो पता भी चल जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा सेट का जो कंटेंट है वो हमारा खत्म होता है। तो बताइएगा सेट से रिलेटेड जितना भी सारा बात आपको समझाया, समझ में आया है या नहीं आया, ये बोलिए। यस सर। सेट का जितना भी बात बताया आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अब सेट से देखते हैं जो कुछ क्वेश्चन पहले पूछा गया है, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सेट से रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। हालांकि सेट से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना ही चीज है। और इसका मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी दे दूंगा, जिसका अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सेट से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये आपका रिलेशन से क्वेश्चन, फंक्शन। देखिए अक्सर बच्चे का कमेंट होता है, पूछते हैं कि सर 11 से ही आता है या 12 से भी आता है। देख सकते हैं जीता जागता उजाला नहीं किससे क्वेश्चन आया है, 11 से भी क्वेश्चन आया है, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 11-12 सबसे मिला करके आता है, बेसिक चैप्टर आता है। और ये इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है सेट वाला कॉन्सेप्ट। देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, प्रोबेबिलिटी में भी कॉन्सेप्ट का यूज होता है। इसलिए सेट को बताना है जरूरी है। सेट का बेसिक अगर बता दिए तो आगे जो प्रोबेबिलिटी बताएंगे तो आसान होगा मेरे लिए भी। और लग रहा है कि सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेट में से था नहीं, ठीक है। लेकिन सेट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन जो मैंने आपको बार बार बताया, नंबर ऑफ सबसेट के बारे में ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन में नहीं है। और जो क्वेश्चन है वो आपका लैपटॉप में है, तो उसको हम अगले टाइम में देख लेंगे। और हम क्वेश्चन तैयार करके रखेंगे, जो जो क्वेश्चन पूछा है सेट से वो सारा क्वेश्चन का कलेक्शन हम निकाल करके रखेंगे। तो बाकी जो सेट से जितने भी सारे क्वेरीज थे, सारे सेट का मैं आपको बात बता चुका हूँ। सेट क्वेश्चन का मैं आपको नोट्स दे चुका हूँ। आगे मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जस्ट आपको भेज रहा हूँ। तो एमसीक्यू क्वेश्चन इसका तकरीबन आपको 20 क्वेश्चन के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा सेट से। अगर आप ये 20 क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका सेट से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो सेट वाला देख लेते हैं। अगले क्लास में हम लोग रिलेशन और फंक्शन को एक साथ देख लेंगे, क्योंकि रिलेशन में ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। रिलेशन में कार्टेशियन का प्रोडक्ट है, रिलेशन का टाइप है, और फंक्शन में फंक्शन कैसे बनता है और फंक्शन का टाइप है। इतना ही चीज पढ़ना होता है रिलेशन और फंक्शन में।
क्योंकि रिलेशन और फंक्शन दोनों का शुरुआत होता है सेट से ही, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन किससे बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम आपको याद है, सुने हैं ना नाम क्लास 11 में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। हाँ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनता है रिलेशन और फंक्शन। तो सेट का जितना बात था अभी हम सब बता दिए, और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना बात बताए हैं उतना ही से एमसीक्यू क्वेश्चन है और उतना से ही क्वेश्चन आएगा। ये कंफर्म है कि उससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सारा बात समझ में आ गया इसका? बोलिएगा, सारा बात समझ में आ गया सबको सेट का? कि और किसी का कुछ क्वेरी है? अब किसी का क्वेरी नहीं ना सेट से रिलेटेड? तो सेट का क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए सेट के क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा। या अगर चलिए कुछ क्लास में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, देखते हैं आपने क्या समझा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे साइन थीटा प्लस में लिख रहा हूं 2 प्लस आई प्लस में लिख रहा हूं आई। बताइएगा ये सेट है या नहीं? आंसर कीजिए तो ये सेट है या नहीं? है। हाँ, तो सेट पहचानने का सिंपल सा तरीका क्या है, एरे के बीच होना चाहिए, स्टेप के साइन का होना चाहिए, कॉमा रहे, रिपीटेशन अलाउड नहीं रहे, पोजीशन मैटर नहीं करता, और ये सब कोई समझ सकता है, इसमें कोई कोड वगैरह नहीं दिया गया है। ये एक प्रकार का सेट है। अगर लिख दिया जाए आपसे आई खाली, तो ये कौन सा प्रकार का सेट है? सिंगलटन से सिंगलटन। हाँ, ये सिंगलटन सेट है। और अगर कुछ भी एलिमेंट न रहे तो वो कौन सा सेट होता है? इम्पटी सेट। हाँ, इम्पटी सेट या फाई सेट या नल सेट, जो भी कहिए, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई वाले साइन से। अगर बात कर दी जाए, यहाँ पे एक लिख दिया जाए आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर, और एक आपको लिख दिया जाएगा, एक सेट है मान लेते हैं -1। बताइए, ये जो आपका आई स्क्वायर है इसका नाम लेते हैं ए है, और ये जो -1 से बना सेट है इसका नाम है बी है। बताइए बी ए का सबसेट है या नहीं? यस सर है। सोच समझ के बताइएगा। है सर। नहीं होगा। है या नहीं? नहीं है सर, नहीं है। हाँ, नहीं होगा। नहीं है। एक एक करके बोलिए ताकि हम सबको देख सके कौन रहा है हाँ या कौन रहा नहीं। चलिए बोलिए एक एक करके। सबसे पहले ऊपर से चलिए एगो का आंसर है नहीं, आगे बोलिए। नहीं है। कुणाल बोलिए, कुणाल का क्या आंसर है? नहीं होगा इसमें। बोलिए। इसमें हो सकता है कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन आई का वैल्यू -1 हो सकता है ना। निशांत और सुमित का कोई जवाब नहीं आता है क्लास में, या फिर बस क्लास ज्वाइन करके गायब? सर होगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है ना। हाँ, चलिए सही जवाब है कि होगा, ठीक है, क्योंकि आयोटा का वैल्यू होता है -1। इसका मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं I-1। ये क्या सेट है? आई स्क्वायर सेट का दूसरा मतलब हुआ I-1। क्योंकि -1 के बारे में ही बात कर रहा है, तो जब B में -1 है, हम देख रहे हैं A में भी -1 है, इट मीन्स B इज अ सबसेट ऑफ किसका? A का। और अगर आपसे बात किया जाए कि बताइए क्या बी ए का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, तो बताइए तो बी, ये जो आपको सबसेट, ये तो बात हो गई कि बी सबसेट है। अब बी प्रॉपर सबसेट है या नहीं बताइए तो, क्या बी प्रॉपर सबसेट है या बी प्रॉपर सबसेट नहीं है? नहीं कैसे? अभी बताया ना कि अगर सारा एलिमेंट एक जगह हो जाए तब तो प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा, लेकिन इसमें देख रहे हैं खाली -1 है, तो ये प्रॉपर सबसेट हुआ ना। अगर रह जाता I-1 तब कहते कि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट कहता है कि अगर सारे एलिमेंट से बना सेट नहीं हो मेरे पास, तब वो क्या है? प्रॉपर सबसेट में आता है। तो -1 सबसे मिलकर के बना है, I अभी भी बाकी है, इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का बात आ गया समझ में? यस सर। प्रॉपर सबसेट के बाद टाइप सबसेट हो चुका है, प्रॉपर सबसेट हो चुका है। इसके बाद एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बोलिएगा। 2 के पावर में, चलिए 2 के पावर यहाँ रखते हैं, एक आपका सेट है, सेट हमारा है साइन थीटा I-1, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज रखते हैं हम लोग, और रख लेते हैं ए, ठीक है। इसमें हम लोग लगभग
तीन चार चीजों का कलेक्शन किए हैं। कलेक्शन हम लोग ट्रिगो फंक्शन का किए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का किए हैं, और रियल नंबर का किए हैं, और साथ में हम लोग अलजेब्रा का भी किए हैं। ये सेट का नाम है बी। आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, और प्रॉपर सबसेट में तीनों चीज बताना है। नंबर ऑफ सबसेट, प्रॉपर सबसेट में एलिमेंट कितने होंगे, इसमें प्रॉपर सबसेट के एलिमेंट कितने होंगे, और पावर सेट जो इससे बनेगा, पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे। तीन सवाल है, तीनों सवाल का जवाब दीजिए तेजी से। सर नंबर ऑफ सबसेट 16 होगा, ठीक है, और पावर सेट एक मिनट, प्रॉपर सेट में कितने, प्रॉपर जो सबसेट बनेगा इससे, इस प्रॉपर सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे। 15 होगा सर। हाँ, प्रॉपर सबसेट में 15 होगा। और अगर बात की जाए पावर सेट सेट के एलिमेंट के बारे में, वो भी 16 होगा। हाँ तो वो भी 16 होगा। तो ये तीन बेसिक है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए थोड़ा सा लेंदी दे रहे हैं, ठीक है, लेंदी ने थोड़ा सा ट्रिकली मतलब समझे थे कि नहीं, इसको हमको बताना है। ए बराबर हम लिख रहे हैं AB2, बी का मैं मतलब लिख रहा हूं CD2, CD2 लिख रहा हूं। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जो इससे जो इंटरसेक्शन बना है, इस दोनों से मिलाकर के इंटरसेक्शन बना है। बट ये जो इंटरसेक्शन है हम उसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ इस फॉर्म में। अगर आप इसका इंटरसेक्शन देखिएगा तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन तो 2 होगा, यानी इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 होगा। ये तो बात सबको समझ रहे हैं। इसी को हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखाएगा, एक्सप्रेशन अगर आप समझे होंगे तो आपको पता होगा। बोलिए क्या क्या लिखे। X is such that X is an element such that X belongs to A, X belongs to A, or और and X belongs to B. and X also belongs to B। क्या ये जो लिखा गया जो एक्सप्रेशन है वो सेट बिल्डर के लिए सही है, बताइए सब कोई। बताइएगा, रिप्लाई कीजिएगा। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, क्या ये एक्सप्रेशन सही है। सब कोई बोलते रहे, सब कोई को समझ में आता है ना। तो सेट बिल्डर, रोस्टर वगैरह सब आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए एक ऑपरेशन का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, या ऑपरेशन का छोड़िए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बताइएगा इसका क्या होगा सही आंसर। सर वो सही था ना। हाँ सही था। एन ए का वैल्यू आपको दे दिया है 5 है, एन बी का आपको वैल्यू दे दिया है 3 है, एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मान लेते हैं कि 2 है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितना होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन भी आएगा। 6 होगा। 6 होगा सर। 6 यस सर। हाँ, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एन ए यूनियन बी में भाई अगर आपको एलिमेंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला यही है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इस पे पुट करते हैं तो 5 और 3 8 होता है, में से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला का भी यूज करने के लिए समझ गया ना कैसे फॉर्मूला यूज होता है। यस सर। तो हो सकता है थोड़ा सा सब कुछ आसान ही नहीं दे दिया जाए, थोड़ा सा कन्वर्ट भी कर दिया जाए चीजों को। मान लेते हैं यही पहले आपको दे दिया जाए, यही आपको पहले बता दिया जाए, इसको नहीं दिया जाए। ठीक है, आपसे एन ए यूनियन बी कहीं दे दिया जाए, एन ए दे दिया जाए, एन बी दे दिया जाए, एन ए इंटरसेक्शन बी पूछ दिया जाए, तो फिर भी इसी फॉर्मूला पे पुट करके क्या कर लेंगे, आंसर को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो फॉर्मूला के बारे में समझ गए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब क्या होता है, व्हाट पूछेगा डी मॉर्गन्स लॉ इंप्लाइज दैट। आपसे पूछेगा कि डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन यू बी इंटरसेक्शन, या इसका मतलब होता है ए यूनि, या इसका अलग अलग हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, आपको पकड़ना है कि इसका सही मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन ये है
दूसरा ऑप्शन है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तीसरा ऑप्शन है बी यूनियन ए इंटरसेक्शन और चौथा है ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बताइए चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? 4 नंबर। 4 नंबर। ठीक है। हाँ तो इस तरीके से आपको पकड़ने के लिए आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। अगर इतना चीज को समझ लीजिएगा तो चलिए गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन आपका सेट से छूटने वाला नहीं है। और जिसका सेट सही हो जाएगा, जिसका सेट का सारा बात समझ जाएगा, तो रिलेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ये चारों चैप्टर में एक साथ कमांड हो जाएगा। और सेट, रिलेशन, फंक्शन वगैरह कौन सा है? अलजेब्रा वाला पार्ट से आता है ना याद? क्लास 11 12 का बुक पढ़े होंगे तो उसमें चैप्टर को डिवाइड किया गया था अलजेब्रा, ट्रिगो, इस तरीके से। तो ये आपका 4 चैप्टर एक साथ खत्म हो जाएगा। तो बस आपको सही से सेट समझना है, तो अगले चैप्टर में रिलेशन, फंक्शन खत्म हो जाएगा। सेट का जितना प्रैक्टिस सेट है हम आपको भेज दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एंड करें? यस सर। ठीक, तो क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन को ट्राई कर लेना है, बना ले।